दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन जो हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री का 12वीं में है, ये चैप्टर या टॉपिक समरी हम डिस्कस कर रहे हैं और ये उसका दूसरा हिस्सा है, पार्ट 2 है। और इसमें हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। प्लीज हमारे पास ये एक बीकर में यहाँ पर क्या है, पानी है, प्योर वाटर। व्हाट वी हैव, प्योर वाटर और इसकी हमारे पास हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 100 डिग्री सी प्योर वाटर का, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी। फिर यहाँ पर क्या है, इसके वेपर्स होंगे, मतलब जो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है H2O, जिसे हम पानी कह रहे हैं, ठीक है, वाटर। फिर यहाँ पर क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऐसे वाटर से निकल करके वो गैस फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, गैस फॉर्म में आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं वेपर्स। और किसी भी टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पर जो वेपर्स हैं पानी के सरफेस के ऊपर, उनकी अमाउंट अलग अलग होती है। और जो लिक्विड से गैस फेज में जाने की क्रिया है, प्रोसेस है, उसका नाम क्या है, इवेपोरेशन। क्या है नाम भाई, इवेपोरेशन, राइट। और क्योंकि यहाँ पे ये वाटर का गैस फॉर्म है और किसी भी गैस का अपना प्रेशर होता है, यहाँ पर ये वेपर प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तो प्रेशर ड्यू टू वेपर्स इज नोन एज वेपर प्रेशर। देखिए प्लीज, अगर ये यहाँ पर क्लोज वेसल हो, ऐसे मान लीजिए पूरा क्लोज वेसल है, इस तरह से क्लोज वेसल है, तो फिर किसी भी गिवन टेम्परेचर पर यहाँ पर वेपर्स की अमाउंट कांस्टेंट हो जाती है और वेपर प्रेशर की भी कांस्टेंट वैल्यू बन जाती है। इन ए क्लोज कंटेनर एट ए गिवन टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ वेपर्स इज कांस्टेंट and they exert a constant pressure known as the vapor pressure, right? So at a given temperature the pressure exerted by vapors when there is equilibrium between liquid and vapors is known as vapor pressure, vapor pressure की वैल्यू होगी यहाँ पर, there is some vapor pressure। फिर क्या करेंगे जब यहां पर, इसमें हम क्या है, कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल देंगे। नॉन वोलेटाइल सॉलिड, ऐसा सॉलिड जिसके वेपर्स नहीं बनते हैं। यहां से मान लिया हमने चीनी डाल दिया पर, या ग्लूकोज डाल दिया, या सुक्रोज डाल दिया, ठीक है, कोई भी सॉलिड जिसके यहाँ पर वेपर्स नहीं बनेंगे। क्या, यूरिया और सॉल्ट, नमक डाल दिया, ठीक है, या सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कुछ भी डाल दीजिए प्लीज, ठीक है। कि मान लिया हमने यहाँ पर क्या कुछ डाल दिया, यहाँ पर क्या डाल दिया, सुक्रोज डाल दिया, वेपर्स है यहाँ पर, क्या डाल दिया इसके अंदर, सुक्रोज। चीनी जो हम बोल रहे हैं, चीनी, सुक्रोज। अब ये बन जाता है सॉल्यूशन। क्या बन जाता है ये, सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर। ओके, क्या बन गया ये, सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर। अब ये सॉल्यूशन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर से डिफरेंट है, ठीक है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर से डिफरेंट है। इसका वेपर प्रेशर प्योर वाटर से डिफरेंट है। मतलब क्या हुआ कि सुक्रोज when added to water changes many physical properties of water. So any non-volatile solid, here we are considering only non-volatile solid, changes some physical behaviors of water. This is very important. And the properties which we are discussing, one more. Now solution has some osmotic pressure भी हो जाता है यहाँ पर, osmotic pressure।
यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या देखिए प्लीज, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पानी से ज्यादा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट राइट पानी से कम है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर वाटर से कम है। तो हमारे पास क्या है, चौथी क्या है, यहां पर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बन जाता है। तो ये चार हम बात कर रहे हैं चार चीजों की। क्या अब क्या बोलेंगे, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point delta TB, depression in freezing point delta TF, pi the osmotic pressure and the vapor pressure भी यहाँ पर कम हो जाता है। तो change in vapor pressure delta P, the decrease in vapor pressure is equal to vapor pressure ऑफ सॉल्यूशन, क्या हमारे पास भाई, प्योर लिक्विड माइनस सॉल्यूशन, राइट, माइनस सॉल्यूशन, ये हो जाता है यहाँ पर डेल्टा पी। इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये चार चीजें होगी भाई, इनको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इनमें खास बात क्या है, चारों में यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या खास बात है कि ये बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आएगा, सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, ये वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग आएगी, ये चारों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इनकी वैल्यू क्या है, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। ये खास बात है भाई चारों की, इन चारों प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वहां पर क्या है, सोल्यूट की अमाउंट पर डिपेंड करेगी, सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ दीज फोर प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन एंड दीज प्रॉपर्टीज आर नोन एज द, okay please, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो डेल्टा टीबी क्या है भाई, किसकी वैल्यू है, डेल्टा टीबी द इक्वल टू दैट इज योर केबी इनटू एन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू एमआरटी, ठीक है, एमआरटी, एम क्या है भाई, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट, और गैस कांस्टेंट, टी इज द टेंपरेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ये चार हमारे पास क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फार्मूलाज हैं, ठीक है। और किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होती है वो क्या होती है भाई, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इट्स मोलेक्युलर मास m2, वेट ऑफ दैट इज योर सॉल्वेंट W1 into 1000। तो ये क्या है, ये 1000 ग्राम ऑफ your solvent, molality is equal to number of moles of solute present in 1000 gram of the solvent। ये यहां पर प्लीज m की वैल्यू यहां रख देंगे, और यहां सब क्या है, ये किसी भी ये वैल्यू निकाल के किसकी, डेल्टा टीबी की क्या निकाल सकते हैं, यहां से m2 निकाल सकते हैं, मोलेक्युलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलेक्युलर मास ऑफ सॉल्यूट या भी कर सकते हैं इसको, यहां पर मोलैरिटी है, ठीक है, ये मोलैरिटी कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, ठीक है, ये मोलैरिटी लिख सकते हैं C, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, क्लियर यहां से। और जो चौथी प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज द लोअरिंग वेपर प्रेशर, उसे हम रोल्स लॉ से डील करते हैं, रोल्स लॉ से डील करते हैं, क्या भाई, रोल्स लॉ से। अब रोल्स लॉ यहां पर क्या है, उसके दो फॉर्म है भाई, रोल्स लॉ के दो फॉर्म है। एक तो क्या है कि जो सॉल्यूशन है यहां पर, ये अगर ये नॉन वोलेटाइल हमारे पास क्या है, सोल्यूट का है, तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, या फिर किसका है भाई, लिक्विड इन लिक्विड का है, लिक्विड इन लिक्विड का है, ठीक है।
उस केस में हमारे पास रोल्स लॉ है वो 2 हो जाते हैं, 2। तो पहले हम लेंगे सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, हम कह रहे हैं दिस वेपर प्रेशर, लेट्स से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is proportional to what? Okay, its amount, vapor pressure of solution. अब देखिए सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर है या वेपर्स किसके होते हैं? सोलवेंट के होते हैं, सोलवेंट के होते हैं, राइट? किसकी बात हम कर रहे हैं? सॉल्यूशन, vapor pressure of solution, clear? Proportional to the mole fraction of solvent, that is your XA, mole fraction of solvent. This is very very important, and PS is equal to, that is your P0 into XA, ये फार्मूला है XA, और हम जानते हैं कि XA plus XB is equal to 1 and XA is equal to 1 minus XB। अगर यहाँ पर ये XA की वैल्यू रख दें यहाँ पर, इसमें क्या मिल जाएगा हमें? PS is equal to P0 1 minus XB is equal to P0 minus P0 into XB, right? Okay, इसे थोड़ा इसको उल्ट लेते हैं, इसको ऐसे लेंगे P0 minus PS is equal to P0 XB, right? Okay, let's say P0 minus PS is equal to P0 XB। यहाँ से हम क्या किया प्लीज, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, ऐसे करिए, इसको इधर लाएगा तो माइनस काट देगा, ठीक। ओके, तो P0 minus PS और P0 is equal to XB और डेल्टा P और P0 is equal to XB। तो इसमें इसको बोलते हैं, ये जो टर्म है यहाँ पर, relative lowering of vapor pressure of any solution is equal to mole fraction of solute, mole fraction of solute। तो ये रोल्स लॉ है हमारे पास, किसके लिए हुए? solution of a non volatile solute। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन किसका है? लिक्विड इन लिक्विड है, तो वहां पर दोनों के वेपर्स बनेंगे, दोनों के वेपर्स बनेंगे प्लीज। इफ वी आर कंसीडरिंग और इफ वी आर डीलिंग विद ए सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, we know that both vaporize, वहां पर रोल्स लॉ क्या बन जाता है? लेट्स सी द रोल्स लॉ इन दैट केस, ओके प्लीज। हमने क्या था से ए वो ये 1 था, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा रोल्स लॉ, ओके प्लीज, of a solution liquid plus liquid, दोनों वेपर बनेंगे। तो P हमारे पास क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ A solvent proportional to its mole fraction। वेपर प्रेशर ऑफ B solute जो कम मात्रा में होगा लिक्विड, ठीक है, proportional to its mole fraction, right? इस तरह से, and P is equal to PA0 XA, PB is equal to PB0 XB, and P, the vapor pressure of solution, is equal to PA0 XA plus PB0 XB, ये बनेगा this, and here this is the vapor pressure of solution, vapor pressure of solution P। आप यहाँ पर PS भी लिख देते हैं कि लो, लेकिन हम ये बता रहे हैं ऐसे ये रोल्स लॉ का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखा था कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि क्या इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? मोल फ्रैक्शन का क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मींस
कि सोल्यूट के ऊपर कितने पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं। देखिए फिर जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस की, तो इसमें निकाला था कि फार्मूला से हम क्या मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूट का, ठीक है, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, सॉल्यूट्स हैं, जो सॉलिड्स हैं, तो उनका बिहेवियर दो तरह का होता है। जैसे हमारे पास क्या है, हमने कहा था सुक्रोज, सुक्रोज अगर हम इसके पानी में 100 मॉलिक्यूल डालते हैं, ठीक है, तो 100 ही रहेंगे, लेकिन अगर NaCl के 100 मॉलिक्यूल डालते हैं तो ये 200 पार्टिकल्स बन जाएंगे। 100 क्या बनेगा, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, और 100 बनेगा Cl-, ठीक है। देखिए प्लीज, थ्योरेटिकली हमने 100 मॉलिक्यूल डाले थे इसके पानी में, तो थ्योरेटिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, 100 मॉलिक्यूल्स के अनुसार से, प्रैक्टिकली हो गया 200 पार्टिकल्स के अनुसार आएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या देखते हैं कि कितने पार्टिकल्स हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पार्टिकल्स की नेचर से मतलब नहीं है कि किस तरह की नेचर है, वो चाहे एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, वो पहचान नहीं करती। किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ने क्या, सिर्फ वहां पर पार्टिकल्स की संख्या देखनी है कि 200 के अनुसार आएगी। इस तरह से जब हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे वो ठीक नहीं आएगा, गलत आएगा। किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से जब हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे वो क्या है, सही नहीं आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्स है, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू पर दुगना आएगी, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स दुगने हैं तो मॉलिक्यूलर मास आधा आ जाएगा। तो इससे जो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे उसको बोलते हैं हम एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो जिन पार्टिकल्स का, जिन कंपाउंड्स का घुलने के बाद मॉलिक्यूलर नेचर बदल जाता है, पार्टिकल्स का नेचर बदल जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से उनके जो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वो सही नहीं आते हैं, गलत आते हैं, इसको बोलते हैं हम एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी जो हम सोचते हैं वो नहीं आते, बोलते हैं एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। तो इन मॉलिक्यूलर मास को सही करने के लिए वाट ऑफ एक नंबर दिया था, उसे बोलते हैं हम वाट ऑफ नंबर और वाट ऑफ फैक्टर आई, ठीक है। ये है एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आएगी, ठीक है, प्रैक्टिकली जो निकालेंगे डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बोलते हैं जो आनी चाहिए, जैसे यहां से 200 पार्टिकल्स के साथ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू आएगी वो एक्चुअल होगी, जो एक्सपेरिमेंटल होगी वो, और थ्योरेटिकली जो 100 मॉलिक्यूल्स के अनुसार आनी चाहिए वो क्या थ्योरेटिकल वैल्यू होगी। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, एक संख्या मिलेगी, दैट नंबर इज नोन एज द वाट ऑफ फैक्टर। और वाट ऑफ फैक्टर से हम किसी भी एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को गुना करके नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में बदल सकते हैं। और वाट ऑफ फैक्टर आई की मदद से क्या है, किसी भी कंपाउंड का हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, या किसी भी कंपाउंड का पानी में घुलने के बाद डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हैं। ये इनके वाट ऑफ फैक्टर आई के एप्लीकेशंस है। क्या कर सकते हैं हम कि आई की मदद से क्या है, किसी भी कंपाउंड का पानी में घुलने के बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम निकाल सकते हैं। ये जैसे हमारे पास क्या हम जानते हैं कि जो बेंजोइक एसिड है, ये बेंजीन में जाने के बाद इसका हो जाता है एसोसिएशन, बेंजीन में घुलने के बाद किसका, बेंजोइक एसिड का, इन बेंजीन। तो यहाँ से क्या है, फिर हम इसको होता है, फिर इसका कुछ क्या होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा। और वाट ऑफ फैक्टर की मदद से हम क्या इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी निकाल सकते हैं बेंजोइक एसिड का। So this is all about the summary of the solution named as chapter solution of 12th class, and this is very useful. So when we are facing an exam, so we can see this video so that all basics are, you say, easily get revised. Okay, please, thanks.